सब दोस्तों को स्वागत है। कुमुद जी, बहुत नमस्कार आपको। आप तो क्रांतिकारी हैं, आपको पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है और शेयर करते रहते हैं आपको हर वक्त कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको पढ़ सकें। आपकी खरी खरी बातें, सच्ची बातें जो देश और समाज के हित में है, संविधान के हित में है। तमन्ना जी स्वागत है। हाँ शैलेंद्र जी कैसे हैं? नम्रता जी, सौरभ नमस्कार, विजय जी नमस्कार, रजनीश जी नमस्कार। जी नमस्कार विजय जी। राजा त्यागी जी नमस्कार। मैं शुरू करता हूं अभी काफ़ी महीनों के बाद। हाँ ममता जी कैसी हैं आप? बहुत दिन बाद आपसे बात यहाँ हो रही। शमीम कैसे हो? काफ़ी लंबे गैप के बाद आज मैं अचानक इतनी रात को लाइव करने का फैसला किया मैंने। श्रीकांत जी नमस्कार। हाँ राम सिंह जी कैसे हैं? आता हूँ, मैं कल लखनऊ पहुँच जाऊँगा, तो थोड़ी देर रुकिएगा, शुरू करता हूँ अभी। हाँ फैजल कुरैशी जी, राजा मोहम्मद नसीम साहब नमस्कार आपको। मैं सोचता हूँ शुरू करूँ। मैंने खुद अचानक फैसला किया आने का। लाइव करता रहता हूँ आए दिन और राजनीति में हो जरूर, लेकिन केवल राजनीति पर नहीं करता। कभी कविताएं सुनाता हूँ अपनी, कभी दुष्यंत की, कभी दिनकर जी की। सामाजिक मुद्दों पर बोलता हूँ, स्कूली बच्चों के लिए बोलता हूँ, शिक्षकों के लिए बोलता हूँ। जब इम्तहान होता है और रिजल्ट निकलने वाला होता है तो अब तो बहुत से माता पिता पहले ही मुझे आगाह करते हैं कि मैं लाइव जरूर करूं बच्चों के लिए और उनके परिवारों के लिए। अलका जी नमस्कार। घटनाओं पर बोलता हूं, सामाजिक चीज़ों पर बोलता हूं, लेकिन लोकतंत्र है देश में आज, तो लोकतंत्र होने के नाते लोकतंत्र का हिस्सेदार देश के हर नागरिक को होना चाहिए। प्रियंका जी नमस्कार। मैं भी इसी नाते इसका हिस्सेदार हूं और एक विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ। विचारधाराएं तो कहीं न कहीं गौड़ हो गई समय के साथ, लेकिन फिर भी हमारे जैसे जो पुराने लोग हैं वो उसको ढो रहे हैं लगातार। हाँ राजीव सिंह जी, और उसके साथ बंधे हुए हैं बहुत लोग हैं, बड़ी संख्या है, लाखों लोग हैं देश में। तिवारी जी नमस्कार। आज मैं बहुत मजबूर हुआ हूँ, 2 दिन से सोचते सोचते लंबा समय हो गया था बात किए साथियों से। जी नवाबुद्दीन जी रुके रहिएगा। इधर कुछ हालात ऐसे बन गए हैं देश के। मैंने एक बार एक लेख लिखा था कि किसी देश में अव्यवस्था फैलानी हो तो देश के दुश्मन पहले ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। वो इस देश में हो चुका। हम लोग जब बच्चे थे, पढ़ते थे, तो बहुत बड़े पैमाने पर बच्चे, छात्र, नौजवान नशे के शिकार थे और कॉलेजों के किसी कोने पर इकट्ठे होते थे नशेबाजी करने के लिए। वो ड्रग्स जिससे मौतें हो जाती थी और बड़े पैमाने पर लोग मरते भी थे। ड्रग का इस्तेमाल इस देश में बड़े पैमाने पर किया गया, ये देश उससे निकल गया। दूसरा तरीका होता है किसी देश को ख़त्म करने का, उसकी मुद्रा पर हमला करो, करेंसी पर अविश्वास पैदा कर दो। ये करने की कोशिश की गई दुश्मनों की तरफ से, आंशिक तौर पर बहुत सफल नहीं हो पाए। ये देश उससे भी निकल गया, लेकिन हाँ देश की सरकार ने कोशिश की, देश उससे थोड़ा डूब गया। कम से कम 3.5 लाख करोड़, 4 लाख करोड़ से डूबा।
और बाकी जो रोजगार खत्म हुए और चीज़ें हुई उसका तो अध्ययन करना पड़ेगा कि वो कुल कितने लाख करोड़ का है। यह मुद्रा से अविश्वास का सवाल होता है। फिर होता है न्याय से अविश्वास कि उस देश के न्याय के प्रति विश्वास पैदा कर दो। और सबसे बड़ा हमला जो देश पर होता है वो होता है देश की व्यवस्था पर ही अविश्वास पैदा कर दो। अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र पर विश्वास पैदा कर दो और विश्वास पैदा करके लोकतंत्र को खत्म कर दो। हम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी। आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों में तो हम लोग शामिल नहीं थे, पैदा भी नहीं हुए थे। लेकिन जो दूसरी आज़ादी कहलाती है, इमरजेंसी, जयप्रकाश आंदोलन, उस आंदोलन का हिस्सा हम लोग रहे हैं और उसके बाद आपातकाल भी झेला है। लेकिन आपातकाल जो ये बहुत काला दिन था इस देश के इतिहास में, 19 महीने का, इंदिरा गांधी ने उसको खत्म कर दिया। जेल में तो डाला सबको, लेकिन फिर चुनाव भी करा दिया। उस चुनाव में एक अजीब आंधी थी। कोई संगठन नहीं था, नेता लोग जेल में थे, संगठन बना नहीं था। 4 दल मिल गए थे, बल्कि 5वां भी मिल गया था, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, जगजीवन नाम और बोगड़ा नंदिनी सतपथी वाला, लोक दल, जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी और चंद्रशेखर जी और मोरारजी देसाई की कांग्रेस ओल्ड, ये 4 दल मिल चुके थे। चंद्रशेखर जी के साथ कुछ साथी आ गए थे कांग्रेस से और जगजीवन राम जी ने कांग्रेस से अलग होकर के कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बना लिया था, जिसमें हेमंती नंदन बहुगुणा और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नंदिनी सतपथी थी। यह तय हो गया था कि सारे लोग मिलकर के एक दल बनाएंगे जिसका नाम जनता पार्टी होगा। लेकिन पार्टी का कोई स्वरूप तय नहीं हुआ था। मोरारजी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए थे, चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो गए थे और एक राष्ट्रीय स्तर पर कुछ पदाधिकारी हो गए थे। लेकिन निचले स्तर पर कोई संगठन नहीं बना था। संगठन न बनने के बावजूद पूरे देश में एक अजीब सी हवा थी। आम जनता ही संगठन बन गई थी, आम जनता ही मंच सजा लेती थी और हम लोगों को सूचना देती थी आइए भाषण देने। आम जनता ही चुनाव के बूथ पर तैनात हो गई थी और परिणाम ये निकला था कि बंगाल से लेकर कश्मीर तक इंदिरा गांधी हार गई। इंदिरा गांधी और संजय गांधी अपने चुनाव भी हार गए। सिर्फ मध्य प्रदेश में 1 सीट जीती थी, बाकी पूरी बंगाल से कश्मीर तक साफ हो गई थी। लेकिन हाँ, दक्षिण भारत में 150 से कहीं ज़्यादा सीटें उस समय भी कांग्रेस पार्टी जीती थी। उस माहौल में भी वो चुनाव एक जुनून का चुनाव था। जनता चुनाव लड़ रही थी, जनता मैनेज कर रही थी, जनता पैसे दे रही थी, जनता वोट दे रही थी। 1.5-2 साल के बाद ही हमारी पार्टी सरकार गंवा बैठी। पार्टी 2 टुकड़े में टूट गई दोहरी सदस्यता के सवाल पर। आज के जमाने के लोग नहीं जानते होंगे, नौजवान भी नहीं जानते होंगे कि दोहरी सदस्यता क्या है। दोहरी सदस्यता ये थी कि जनसंघ तो हमारी पार्टी में शामिल हो गई थी, लेकिन उसने कहा कि हमारे जो युवजन है, हमारे जो छात्र हैं, ये जो संगठन है ये अलग रहेंगे और ये आरएसएस के साथ काम करेंगे और जनसंघ के लोग भी जो रहेंगे वो आरएसएस के साथ भी काम करेंगे। राजनारायण, मधुलिमय, इस तरह के तमाम नेताओं का कहना था कि आप 2 संगठन के सदस्य नहीं हो सकते। अगर बाकी सारे दलों ने युवा और छात्र संगठनों को विलय कर दिया है तो आप भी सबका विलय करिए। जनसंघ इसके लिए तैयार नहीं हुई और जनसंघ के लोग जनता पार्टी के सदस्य भी थे और आरएसएस सदस्य भी थे। उनकी जवाबदेही, उनकी वफादारी आरएसएस के प्रति थी। मजेदार बात यह, जो आज की तारीख में लोगों को याद शायद ना हो, पुराने लोगों को याद होगी, कि वो जनता पार्टी की सरकार जो 19 महीने की जेल काट करके जेल के कैद खाने से जो जनता पार्टी बनी थी उसकी सरकार बनी थी और आचार्य कृपलानी और जयप्रकाश नारायण ने गांधी की समाधि राजघाट पर सारे सांसदों को शपथ दिलाई थी, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे और क्या क्या नहीं करेंगे। उस सरकार में पहला भ्रष्टाचार करने वाला जनसंघी था, वर्मा, रविंद्र वर्मा, उद्योग मंत्री था वो। उसने घूस ले लिया।
मोरारजी देसाई ने कहा मैं गिरफ्तार करा दूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी इत्यादि भागे भागे गए, इससे हमारा संगठन बदनाम हो जाएगा, इसका विभाग बदल दीजिए। और जो घूस लिया था उसने वो जमा कर दिया, और फिर उद्योग विभाग उससे निकाल करके जॉर्ज फर्नांडिस को दिया गया और वर्मा को संचार मंत्रालय दिया गया। दूसरी आजादी की लड़ाई की पहली सरकार का पहला भ्रष्टाचारी जनसंघी था। यही स्थिति प्रदेशों में हुई। 4 प्रदेशों में चौधरी चरण सिंह की पार्टी बड़ी पार्टी थी। चौधरी चरण सिंह उस समय देश के सबसे बड़े नेता थे। जनता पार्टी में 100 से ज्यादा सांसद जीतने वाले और सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले चौधरी चरण सिंह के लोग थे। उड़ीसा में बिजू पटनायक, बिहार में कर्पूरी ठाकुर, उत्तर प्रदेश में रामनरेश यादव और हरियाणा में देवीलाल, 4 मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह के थे। जनसंघियों ने उनके खिलाफ साजिश शुरू कर दी और हालात ऐसे पैदा किए कि बिहार में कर्पूरी ठाकुर को हटा के रामसुंदर दास, यूपी में रामनरेश यादव को हटा करके बाबू बनारसी दास और हरियाणा में चौधरी देवीलाल को हटा करके भजन लाल, जो पूरा मंत्रिमंडल लेकर के दूसरी पार्टी बाद में शामिल हो गया और लोकतंत्र के नाम पर कलंक कहलाया। यह जनसंघ का कारनामा था। जो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी, जिसका सबसे बड़ा जनाधार था, इंदिरा गांधी के बाद सबसे बड़ा अगर कोई जनाधार था तो चौधरी चरण सिंह का था पूरे देश में, और कम से कम 9 प्रदेशों में तो बड़ी पार्टी थी। जनसंघ तो कहीं थी ही नहीं, छोटी पार्टी हुआ करती थी। लेकिन जनसंघियों ने मिलकर के चौधरी चरण सिंह के मुख्यमंत्रियों को हटाने का अभियान चलाया। वो एक अलग किस्सा है, भ्रष्टाचार के उनके अलग किस्से हैं। खैर, मजलिमे और आज न्याय ने फिर सवाल उठाया दोहरी सदस्यता का, कि एक पार्टी में दोहरी सदस्यता के लोग नहीं रह सकते, और दोहरी सदस्यता के सवाल पर विवाद बढ़ा और पार्टी टूट गई। मोरारजी की सरकार गिर गई और चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बन गए। उसमें कांग्रेस की विभाजित पार्टी, जो वाई चौहान, डॉक्टर कर्ण सिंह, स्वर्ण सिंह इत्यादि इत्यादि जो बड़े बड़े लीडर थे, जो इंदिरा गांधी से अलग होकर के 67 सांसदों की पार्टी बन गई थी, वो उस सरकार में शामिल थी। खैर, वो सरकार नहीं चल पाई, उसके अपने कारण थे। विवेचना अलग अलग तरह की है कि इंदिरा गांधी ने सरकार गिरा दी या चरण सिंह ने सरकार गिराने जैसे हालात पैदा कर दिए। कुछ अंदरूनी बातें हैं जिनको मैं अपने अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स में लिख रहा हूं, जो अंदरूनी बातें कुछ हैं। लेकिन मुझे याद है आज भी कि आपातकाल की दहशत झेलने के बाद भी, जेलों में रहने के बाद भी, जब 1980 का चुनाव हुआ और लगा कि इंदिरा गांधी आ जाएगी, कोई दहशत नहीं थी, कोई डर नहीं था। यह नहीं लगता था कि इंदिरा गांधी दोबारा इमरजेंसी लगा देगी। यह बिल्कुल नहीं लगता था, क्योंकि जिस दिन जनता पार्टी की सरकार शपथ ले रही थी, उस दिन उस जनता पार्टी की सरकार बनवाने का जिसको बहुत बड़ा श्रेय है, वो जयप्रकाश नारायण शपथ ग्रहण में नहीं थे। जैसे नेहरू की सरकार शपथ ले रही थी तो महात्मा गांधी शपथ ग्रहण में नहीं थे, वो नोआखाली में जाकर के हिंदू मुस्लिम दंगे शांत कराने के लिए अनशन पर बैठ गए थे और वहां लगे हुए थे। उसी तरह से जिस दिन जनता पार्टी की सरकार शपथ ले रही थी, राजघाट पर शपथ दिलाने के बाद जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी के घर पहुंच गए और इंदिरा गांधी उनके कंधे पर सर रख करके रोने लगी। जयप्रकाश ने कहा, चिंता मत करो, गलतियां होती, सब ठीक हो जाएगा। ये बड़े लोग थे और इंदिरा गांधी का प्रायश्चित था आंसू। जब 1980 में दोबारा इंदिरा गांधी आने लगी, लगता जीत रही है, कोई डर नहीं था हम लोगों को कि आएगी तो खा जाएगी, कि लोकतंत्र खत्म कर देगी, कि संविधान खत्म कर देगी, कि जेल भेज देगी। बिल्कुल नहीं, समाप्त हो चुका था। लगता था कि इंदिरा गांधी को प्रायश्चित है, उसने गलती की है। वो आज़ादी की लड़ाई से निकली हुई नेता थी, वो नेहरू की बेटी थी, 16 साल की उम्र में वो आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुई थी। गलती कर दी उसने कुछ सलाहकारों के कहने पर, लेकिन उसने प्रायश्चित भी किया, बाद में खेद भी व्यक्त किया। वो 80 का दौर था, जनसंघ भी थी, जेल काटने वाले उसके लोग भी थे जो आज भाजपा है। लेकिन आज एक अजीब दौर से देश निकल रहा है।
2014 से एक माहौल शुरू हुआ और अब और भयावह स्थिति में चला गया है। 2014 में जो आशंकाएं व्यक्त की गई थी, बाद में लोगों को पुरस्कार वापस करने पड़े। जगह जगह पिंक रिवॉल्यूशन के नाम पर हत्याएं हुई। तरह तरह के नामों से दहशत फैलाई गई और दहशत ही दहशत। पहली बार हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा हमको काम नहीं करने दिया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान चीफ जस्टिस ने यह कहा कि मुझे दबाव में लेने की कोशिश की जा रही है। पहली बार हुआ। पहली बार हुआ कि सारी की सारी प्रेस इक्का दुक्का नगण्य को छोड़ करके जो जान हथेली पे लेके खड़े हैं, एक दो, सारी की सारी प्रेस सरकार और पार्टी के गुलाम है, आरएसएस के गुलाम है। पूरी प्रेस एक तरफ चली गई है। पहली बार हुआ ये पहली बार हुआ है कि पूरी व्यवस्थाएं टूट रही हैं। संविधान पर हमला हो रहा है, संस्थाओं पर हमला हो रहा है, संस्थाओं को बिगाड़ा जा रहा है। ये पहली बार हुआ है। इतना बुरा हाल तो आपातकाल में भी नहीं था। आपातकाल में भी अदालतें न्याय कर देती थी कई जगहों पर, इतना बुरा हाल नहीं था। ये पहली बार है। चुनाव बहुत हुए हैं, लेकिन पहली बार है कि देश में एक दहशत है। तमाम लोगों से बात किया मैंने, बिहार में बात किया जानने वालों से, उड़ीसा में एक आईएएस अफसर हमारे जानने वाले ड्यूटी पर हैं, उनसे बात किया। उन्होंने कहा नवीन पटनायक यहाँ का हीरो है, कोई मुकाबला नहीं उसके नेतृत्व का, उसकी राजनीति का। जनता भी उसके साथ, ब्यूरोक्रेसी भी उसके साथ, कर्मचारी भी उसके साथ, वही जीत रहा है। एक आईएएस अफसर मध्य प्रदेश में है, पर्यवेक्षक बन के गए, उनसे मैंने बात किया। उन्होंने कहा 15 से कम सीट कांग्रेस नहीं आ रही है। आईएएस अफसर भाजपा की सरकार में महत्वपूर्ण पद पर हैं। छत्तीसगढ़ के बारे में भी ऐसे मैंने कहा था। 15 दिन पहले मैंने लिख दिया था अपने फेसबुक पर कि कांग्रेस बहुमत से आ रही है, बाकी 2 जगह भी सरकार बनाएगी। लोग मुझे मजाक उड़ा रहे थे मेरा। बिहार में भी यही कहा था मैंने कि नीतीश कुमार और लालू जीत रहे हैं और 70 से ज्यादा पार नहीं होगी एनडीए, 70-75 के आसपास रहेगी। लेकिन एग्जिट पोल वाले 2/3 बहुमत दे रहे थे। इस बार बहुमत का सवाल नहीं, जीत और हार का सवाल नहीं, इस बार दहशत का सवाल है। मास्टर से बात करता हूं, बोले एग्जिट पोल गलत। आईएएस से बात करता हूं, एग्जिट पोल गलत। आईपीएस से बात करता हूं, बोले एग्जिट पोल गलत। पत्रकारों से व्यक्तिगत बात करता हूं, बोले एग्जिट पोल गलत। आम आदमी से बात करता हूं, कहते एग्जिट पोल गलत। मैं खुद घूमा हूं, आगरा में रहता हूं, दिल्ली नोएडा से लेकर के और बनारस, मऊ, आजमगढ़, कुशीनगर, देवरिया और तमाम जगह होता हुआ खुद घूम के आया हूं और तमाम लोगों से मिला और उन लोग घर पर ठहरा हूं जो भाजपा के माने जाते हैं, जो भाजपा समर्थक हैं। भाजपा के विधायकों से मिला हूं, भाजपा के लोगों से मिला हूं। ये किसी ने नहीं बताया। जीत हार होती है, कोई पार्टी जीत सकती है, कोई नेता बन सकता है, लेकिन भारत के लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक दहशत है, फांसीवाद ना आ जाए। गोलवलकर जो चाहते थे हिटलर का शासन, वो कहीं पैदा ना हो जाए। नहीं हुआ था लखनऊ में, यूपी में सरकार बनने के बाद। आप भाई बहन हो, आप मियाँ बीबी हो, आपकी सगाई हुई हो, अगर औरत और आदमी या लड़का और लड़की हैं, अगर आप जा रहे हैं तो आप पुलिस आपको प्रताड़ित कर रही थी। प्रमाण दीजिए, कागज दिखाइए, सिद्ध करिए भाई बहन है आप। क्या ऐसे दुनिया चलती, समाज ऐसे चलता है? पिंक रिवॉल्यूशन के नाम पर लोग मार दिए गए। लाखों करोड़ों की तादाद में आवारा पशु किसानों की फसलें चर जा रहे हैं। मैंने लिखा था आज के 3-4 महीने पहले कि पशु फसल नहीं चर रहे हैं, ये भाजपा का वोट चल रहे हैं। और वो जमीन पर देखा मैंने, गांव के इलाकों में उसका असर देखा। कोई दूरदृष्टि नहीं, कोई सोच नहीं। 16 मई 2015 राष्ट्रीय टीवी चैनल पर मैंने कहा था
कि अगर अहंकार अहमदाबाद से चलकर दिल्ली आ रहा है तो यह देश एक बहुत ही अयोग्य और असफल प्रधानमंत्री को देखने जा रहा है। ही विल बी मोस्ट फेल्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, यही शब्द थे मेरे। जिन लोगों ने अभी टीवी सुना हो उनको याद होगा, और मेरी बात अक्षरशः साबित हुई 5 साल में। बहुत नाराज हुए थे लोग तब मेरे ऊपर। मैंने कहा था ये एक राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी का ये शब्द हैं, लिख के रख लीजिए। 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद बात करेंगे। देश कर्जे में डूब गया है, कर्जा कितना गुना बढ़ गया है। आज मैंने पढ़ा कि 60 सेकंड के अंदर 3 लाख करोड़ का मुनाफा कमा लिया लोगों ने। किन लोगों ने? व्यापारियों ने। सट्टे में इतने अरब का लगा हुआ सट्टा। क्या है देश ये? किसान के शरीर पर पूरे कपड़े नहीं हैं। लाखों करोड़ों की तादाद में लोग फुटपाथ पर सोते हैं। मैंने बार बार सवाल उठाया आरएसएस और हिंदू परिषद के लोगों से, ये जो लाखों करोड़ लोग फुटपाथ पर सोते हैं, क्या ये हिंदू नहीं है? ये जो लाखों करोड़ों बच्चे चौराहों पर हाथ फैला के भीख मांगते हैं, हाथ में कपड़ा लेकर के आपकी गाड़ी पर पहुंचते और हाथ फैला देते हैं, क्या ये हिंदू नहीं है? वो लाखों औरतें जो फुटपाथ पर सोती हैं और वही बच्चे पैदा करती हैं और मर जाते हैं वहीं पर, क्या वो हिंदू नहीं है? और वो करोड़ बच्चे और बहनें और बेटियां, कम से कम 4-5 करोड़ देश में जो शरीर बेचती हैं, इससे घृणित काम और क्या होगा? क्या वो हिंदू नहीं है? पूरे हिंदुस्तान में कोई मुझे बता दे कि आरएसएस के 1925 से लेकर आज तक के इतिहास में, विश्व हिंदू परिषद के आज तक के इतिहास में, और इन छद्म हिंदूवादियों के आज तक के इतिहास में इन्होंने कभी कोई अभियान चलाया हो कि कोई हिंदू बच्चा भीख नहीं मांगेगा, कोई हिंदू फुटपाथ पर नहीं सोएगा, कोई हिंदू बहन बेटी शरीर नहीं बेचेगी? कोई अभियान चलाया उन्होंने? लाखों करोड़ रुपया बर्बाद कर देते हैं दंगे कराने में। ये खा गए पैसा राम के नाम पर, नौटंकी करने पहुंच गए लाल कारपेट बिछा करके। क्या और लोग तीर्थ नहीं जाते या गए नहीं इसके पहले? जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक और तमाम लोग, लाल बहादुर शास्त्री से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक, क्या ये ऐसे ही गए थे वो लोग? तमाम बच्चे हिंदू के भूख से मर जाते हैं, बिना पढ़े रह जाते हैं, दवाई बिना मर जाते हैं। क्या इन तथाकथित छद्म हिंदूवादियों ने कभी इसके लिए कोई अभियान चलाया? इसका जवाब नहीं देते। मैंने घटना सुनाई थी शायद पहले, कभी नहीं सुनाई हो तो आज सुना देता हूं। कैसे काम करते हैं ये? आगरा की राजा मंडी का किस्सा है। राजा मंडी स्टेशन आगरा में मैं किसी को विदा करने गया था। ट्रेन चली और चलते ही दूसरी साइड से ट्रेन रॉन्ग साइड आ गई और तेज स्पीड थी, वो उस ट्रेन से टकरा गई। तमाम लोग मर गए। ऐसे लोग मर गए जो हाथ हिला रहे थे अपने लोगों को। एक ऐसा आदमी मर गया जो बोले मैं तो बच गया, मैं बच गया, उतर के आया और फिर सदमे से मर गया। अब असली किस्सा सुनिए आप। जो लोग आगरा को न जानते हो, आगरा में किसी को जानते हो, उससे पूछ लीजिएगा। राजा मंडी स्टेशन के ठीक पीछे मुसलमानों की आबादी है और वहां मुसलमान लोग वेल्डिंग का काम करते हैं। लोहे की तमाम चीजें बनाते हैं, उन पर वेल्डिंग मशीनें होती हैं। जो है उनके पास खबर पहुंची, जोर की शोर हुआ कि यहां पर रेल टकरा गई है। भाग के कोई गया, वो सारे लोग अपने कटर, गैस कटर वगैरह लेकर के आ गए, हथौड़े लेकर के आ गए और रेल के डिब्बे तोड़ तोड़ करके लोगों की मदद करने लगे, निकालने लगे। मेरे साथ के पढ़ने वाले कुछ लड़के, क्योंकि राजा मंडी स्टेशन पार करके ही बहुत बड़ी आबादी का जाने आने का रास्ता है, जो रेल के इस पार कॉलेज है, स्कूल है और रेलवे के उस पार लोग रहते हैं। बहुत बड़ी आबादी उसी पर सफर करती है। गैर कानूनी हो सकता है, लेकिन तमाम देश शहरों में इस तरह की स्थिति है कि रेलवे स्टेशन और रास्ते पार करके लोग जाते आते हैं। मेरे साथ के कई लड़के जो आरएसएस के थे, शाखा के थे और विद्यार्थी परिषद के थे, वो कुछ वही थे। मैंने देखा अचानक वो गायब हो गए और फिर करीब 20-25 मिनट बाद वो लौट के आए। तो वो नेकर पहन के लौट के आए थे, या आधा घंटा हुआ होगा। वो बाकायदा अपने वेश में लौट कर आए और कैमरामैन लेके आए। तब तक काफी लोग मदद कर चुके थे, मदद कर रहे थे। उसी में भी हाथ लगाने लगे और फोटो खिंचवाने लगे।
ऐसी ही फोटो आप लोग तमाम मैगजीन अखबार देखते हैं। क्योंकि ये मेरी आंखों का खुद का देखा हुआ दृश्य है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि रेल का एक्सीडेंट सामने हुआ, छोड़ दिया उसको, पहले गणवेश पहनने चले गए और पहन के आए तो फोटोग्राफर लेके आए। ये है ये कौम। अरे हिंदुओं की ठेकेदारी करते हो तो सिखों से सीखो। गुरुद्वारे में चले जाओ, कोई नहीं पूछता आपका जाति और धर्म। बस उनकी 2 शर्तें हैं, पैर धो लीजिए जिससे गुरुद्वारा स्वच्छ रहे, और सर पे एक कपड़ा रख लीजिए। कोई भी जा सकता है, खाना खा सकता है, ठहर सकता है, रात को रुक सकता है गुरुद्वारे में। हिंदुओं के छत में ठेकेदारों, सिखों से ही सीख लो। हमारे हिंदुओं में ही है वो लोग भी, हिंदू से ही सिख बने हैं रक्षा के लिए हिंदुओं की, उन्हीं से सीख लो। पूरी दुनिया में सिख कौम जहां भी आपदा आती है निस्वार्थ खड़ी हो जाती है, और सारे गुरुद्वारे सबके लिए खुले रहते हैं, कोई भूखा नहीं रह सकता। गुरु को मानते हैं, कोई दिखावा, कोई आडंबर नहीं करते वो। ईसाइयों से सीख लो जो कोढ़ी को हाथ लगाने में शर्म नहीं करते, खराब से खराब की सेवा करने को तैयार रहते। और जिस मुसलमान से नफरत करते हो वहां कोई वीआईपी नहीं होता। गया हूं मैं जामा मस्जिद में, जब आप पहुंचेंगे तो जहां पर लाइन आपकी होगी वहीं बैठेंगे आप, हों बड़े आदमी आप, आपके लिए आगे जगह नहीं मिलती। तो छद में हिंदू आदियों ने यही सीखा, और आज ये देश दहशत में है। इस पूरे एग्जिट पोल के बाद मैंने तमाम लोगों को फोन किया। मैंने बताया आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर, पत्रकार, शिक्षक, तरह तरह के लोग, जहां जहां जिन जिन को जानता था सबको फोन किया। सारे लोग आश्चर्यचकित हैं कि ये कैसे हो सकता है। भाजपा किसी हालत में 150-60 पार नहीं कर सकती, यूपीए किसी हालत में 200 से कम नहीं आ सकती। उत्तर प्रदेश में गठबंधन सपा और बसपा और आलोक दल, कैसे आप कह सकते हो कि उनको 8-10 सीट मिलेगी। मध्य प्रदेश में केवल 2 सीट, या वो भी नहीं। नवीन पटनायक के यहां आप जीतोगे, ममता बनर्जी के यहां आप जीतोगे। अजीब स्थिति है। और मैंने कहा जीत हार से सवाल नहीं। अगर जायज लोग होते, उनके प्रति दहशत और अविश्वास नहीं होता, उनके कर्मों के प्रति अविश्वास नहीं होता, उनके विद्वेष के प्रति अविश्वास नहीं होता, उनकी विचारधारा के प्रति अविश्वास नहीं होता, तो इस देश में दहशत नहीं होती। पर आज ये देश दहशत में है कि कहीं ऐसा हो गया तो क्या होगा, कहीं ये जीत गए तो क्या करेंगे। दहशत में। मैं पढ़ रहा था वेनेजुएला के बारे में, जो शायद हमारे 4-5 प्रदेशों के बराबर बड़ा देश है। आबादी शायद केवल 3 करोड़ है, बहुत ज्यादा तेल निकलता है वहां, बड़ा सुखी था वो देश। नोटबंदी हुई और ऐसी कोई नेता लोग आ गए और अपने पागलपन की हरकतों से आज वेनेजुएला की मुद्रा धड़ाम से बहुत नीचे चली गई है। और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में हुआ था कि बोरे में भर करके लेकर रुपया जाइए और थैले में लेकर के कोई सामान आइए, वो वेनेजुएला की हालत हो गई है। अर्थव्यवस्था डगमगा गई है। और आर्मी, वो आर्मी जिसने दुनिया में जाकर के, जो यूएनओ के आर्मी में हमारे लोग प्रतिनिधि जाते हैं, नाम पैदा किया है, जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नाम पैदा किया। 62 में नई आज़ादी मिली थी, नेहरू जी की इच्छा लड़ाई लड़ने की नहीं थी, इसलिए उन्होंने पंचशील का सिद्धांत दिया था कि आप अपना देश संभालो, मैं अपना देश संभालूं, रक्षा पर पैसा न खर्च किया जाए। चूक हो गई, लेकिन 62 के ठीक 3 साल बाद 65 घुस करके मारा था लाहौर तक हमने। और 71 दुनिया के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि एक देश के 2 टुकड़े कर दिए गए हों और 96,000 सिपाहियों को जनरल के साथ हथियार रखवा के कैदी बना लिया गया हो। दुनिया में ऐसा नहीं हुआ। सिक्किम रणनीतिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण था, 2 घंटे के भीतर इंदिरा गांधी ने उसको भारत का एक प्रदेश बना के रख दिया। क्या आप बेचते क्या हो, किस खेत की मूली आप लोग हो। पुलवामा पर शंका है, मुझे शंका है, मेरी जानकारियां पुलवामा के बारे में कुछ और है।
आपका फेल्योर है। हो सकता है कि आप इस सब में शामिल ना हो सकता है कि इमरान से आपकी बात ना हुई हो, लेकिन यह सरकार का फेल्योर है। 46 लोगों की मौत की जिम्मेदारी इस सरकार की है, इस सरकार में बैठे हुए लोगों की है। और अगर आपने कौन सा कोर्ट है वहां अगर हमला कर दिया, अगर किया है, तो पाकिस्तान क्या उसके अच्छे खां की हिम्मत नहीं होनी चाहिए थी कि अगले दिन 15 जहाज लेकर के हमारे देश में घुस गया। वो हिम्मत कैसे पड़ी उसकी? भूखा नंगा देश है, भीख मांगता घूम रहा है। अगर आप इतने मजबूत थे, आपने हमला कर दिया था उसके यहां, हिम्मत कैसे पड़ी पाकिस्तान की कि अगले दिन उसने हमारे सीमाओं में जहाज भेज दिया अपने? जहाज कौन सा कैसे गिरा, हेलीकॉप्टर कैसे गिरा, कौन कैसे मरा, इस पर तमाम प्रश्न चिन्ह है। दुर्भाग्य इस देश के नेताओं का कि पुलवामा पर उन्होंने हमला नहीं किया, सवाल नहीं पूछा। वो तमाम नेता ये संकोच करते रहे कि देश का सवाल है, देश का सवाल पे एकजुट दिखना चाहिए। पर नेता तो एकजुट दिखने की कोशिश करते रहे, मोदी और उनकी पूरी फौज प्रचार करने में लगी रही। उसके लिए एकजुटता और देश का सवाल नहीं था। कितना दुर्भाग्य का दिन था वो। मैं तो छोट साधारण आदमी हूं, मैं अगर बड़ा नेता होता, मैं पुलवामा पे इस देश में खड़ा होकर के सवाल करता, कौन हो आप? अरे 2 बोतल शराब लेके कोई जाता पकड़ जाता है, 5 ग्राम पुड़िया लेके जाता पकड़ जाता है, और 300 किलोग्राम आरडीएक्स आ गया और आपको पता नहीं। एक छोटा सा मंत्री कहीं से निकलता है, रास्ते बंद हो जाते हैं। इतनी बड़ी फोर्स निकल रही थी, उसमें एक घुस कैसे गया कोई 300 किलो आरडीएक्स लेकर के? और पता कैसे लगा किसी को कि हमारी फोर्स कहां से कहां जाने वाली है? क्या इसका जवाब आप देश को नहीं दोगे? इसके गुनाहगार आप नहीं हो? अटल जी की सरकार में हुआ था, आकर के बैठ गए थे पहाड़ियों पर हमारे, फिर हमारे बहादुर जवानों ने खदेड़ करके बाहर किया उनको, कारगिल के युद्ध। लेकिन कारगिल के युद्ध में भी बकायदा युद्ध हुआ था, तब भी जितने लोग मरे थे उससे 2 गुना से ज्यादा लोग आपकी 4.5 इस 5 साल की सरकार में मर गए, सर काट दिए। क्या हिम्मत पाकिस्तान की? इंदिरा गांधी के सामने हिम्मत तो नहीं थी, यहां तक कि मुलायम सिंह रक्षा मंत्री थे तब भी हिम्मत नहीं थी। और बंबई की घटना के बाद मनमोहन सिंह की सरकार और पी चिदम्बरम ने भी ऐसे हालात पैदा कर दिए। याद करो उसके बाद पाकिस्तान के क्या हालात बन गए। पूरी दुनिया से काट दिया गया पाकिस्तान, हिम्मत नहीं पड़ी उसकी। फिर आपने उसको बुलाया अपने शपथ ग्रहण समारोह में, और शॉल और साड़ी भेंट करने चले गए, अब बिना बुलाए मेहमान बन के चले गए। आपने फिर पाकिस्तान को खड़ा कर दिया मुख्य देशों के बीच में ला करके। और आज ये देश दहशत में है, आपकी अज्ञानता के कारण, आपकी असफलता के कारण, आपके गलत फैसलों के कारण, और गोलवलकर की किताब और गोलवलकर के सपनों के कारण कि हिटलर महान था, हिटलर जैसा देश होना चाहिए, हिटलर की तानाशाही होनी चाहिए, और नितांत गोपनीय संगठन आरएसएस उसकी हरकतों के कारण, उसके तानाशाहीपूर्ण रवैये के कारण, उसकी इस अच गोपनीयता, रहस्यवाद के कारण, और देश की सरकार पर उसके शिकंजे के कारण यह देश आज दहशत में है कि लोकतंत्र रहेगा कि नहीं, संविधान रहेगा कि नहीं। यह सरकार नहीं बननी चाहिए, सारा देश ये चाहता है। और अगर एग्जिट पोल वैसे तो कि सही होगा नहीं, होगा यही 200 से ऊपर यूपीए जानी चाहिए और 200 से नीचे एनडीए रहनी चाहिए। लेकिन अगर यह सही साबित होता है तो बेईमानी है, चुनाव आयोग बेईमान है, कोई ना कोई भ्रष्टाचार हुआ है। मेरी बात कहीं तक पहुंच सके तो मैं देश के सारे बड़े नेताओं से अपील करता हूं, 23 तारीख को रिजल्ट निकलने के बाद 24 तारीख को मास इस्तीफे, मास रिजिग्नेशन हो जाने चाहिए। सारे सांसदों का एक साथ इस्तीफा। जो भी विरोधी दल इसमें विश्वास करते हैं कि संविधान बचाना है, देश बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, लाखों लोगों की कुर्बानी से आज़ादी मिली उसको बचाना है, फांसीवाद नहीं आने देना है, उन सारे दलों के सारे सांसदों को एक साथ जाकर के इस्तीफा सौंप देना चाहिए और अविश्वास व्यक्त कर देना चाहिए कि हमको इस चुनाव व्यवस्था में, इस चुनाव में विश्वास नहीं है, हम इस सरकार को मानने को तैयार नहीं है। और आंदोलन के लिए खड़े हो जाना चाहिए पूरे देश में।
जो होगा देखा जाएगा। और ये नहीं किया तो हिटलर ने देश की क्या गति की थी आपको मालूम है, मुसेलिनी ने देश की क्या गति की थी तो आपको पता है। इस देश को बर्बाद होने से बचाइए। मैं इतनी रात में आज बैठा हूं बहुत दुखी होकर के, मैं बहुत साधारण आदमी हूं, लेकिन मैं देश के बारे में सोचता हूं। देश की चिंता है मुझे, इस देश के लोकतंत्र की चिंता। मैंने इतिहास पढ़ा है, मैं गया हूं बहुत सारी जगहों पर जहां पर पेड़ों से लटका करके लोगों को फांसी लटका दी गई अंग्रेजों द्वारा। वो तमाम जगह देखी मैंने, जलियांवाला बाग देखा है मैंने, और मोहम्मदाबाद भी देखा है। लखनऊ में मैं भी देखता रहता हूं, गोलियों से छलनी हो गई थी लखनऊ की दीवारें। आज़ादी की लड़ाई इतनी आसान नहीं थी, लाखों की कुर्बानी के बाद ही आज़ादी मिली है। और उसके बाद मुगलों और अंग्रेजों के बाद लोकतंत्र मिला है। सांस लेने की हमको आज़ादी मिली है, बोलने की आज़ादी मिली है, अपना काम अपने तरीके से करने की आज़ादी मिली है, अपनी सरकार चुनने की आज़ादी मिली है, तो अपनी सरकार पर नकेल कसने की भी आज़ादी मिली है। और सरकार अगर गलत रास्ते पर चले तो उसको चेतावनी दे करके रास्ते पर लाने की आज़ादी मिली है। इस आज़ादी पे ग्रहण स्वीकार नहीं होगा। इंसान कोई पुतला नहीं है, रोटी दे दो, कपड़ा दे दो, मकान दे दो और कहो हंसना मत, चुप रहना। उसे रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, पर उन्मुक्त हंसी भी चाहिए, स्वतंत्रता भी चाहिए, अपने तरीके से जीने की आज़ादी भी चाहिए। और वो आज़ादी आज खतरे में दिखाई पड़ रही है। इस चिंता के मारे आज मैं बैठ गया कि मेरी बात चाहे जितनों तक पहुंचे, उनसे और लोगों तक पहुंचे। शेयर कर सके तो करिए शेयर, और बड़े नेताओं तक मेरी बात पहुंचे। अगर बेईमानी हुई है, अगर देश के चुनाव को गलत तरीके से प्रभावित किया गया है, अगर जनता के वोट से नहीं बल्कि बेईमानी से सरकारें बन रही हैं, तो एक बार फिर आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज़ादी की लड़ाई और 75 की लड़ाई लड़ी गई थी। 2019 में फिर एक नई आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। व्यवस्थाएं फिर ठीक करनी पड़ेगी, संविधान को फिर बचाना पड़ेगा, लोकतंत्र को फिर बचाना पड़ेगा। और आज़ादी की लड़ाई में जो कुर्बानियां हुई हैं उनको शर्मिंदा होने से ही बचाना पड़ेगा। वो गांधी हो, वो नेहरू हो, वो सुभाष हो, वो भगत सिंह हो, बिस्मिल हो, वो अशफाक उल्लाह खां हो, या कोई भी धारा हो। मैंने तो कई बार सवाल पूछा कि जिसने गांधी की हत्या की थी, जिसके आप नारा लगाते हो, जिसको महान देशभक्त कहते हो, जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो न वो सुभाष चंद्र बोस की सेना में था, न वो भगत सिंह के साथ था, न वो चंद्रशेखर आजाद और बिस्मिल के साथ था, न वो गांधी के साथ था। आज़ादी की लड़ाई में आप सब कहीं नहीं थे। और जब आज़ादी मिल गई, अचानक आप देशभक्त कहां से हो गए? किस चीज की चिंता हो गई आपको कि आपने गांधी को मार दिया? अरे अंग्रेजों के पिट्ठू, अंग्रेजों के दलाल, अंग्रेजों के ठेकेदार, अंग्रेजों के खुफिया, अंग्रेजों की खुफियागिरी करके आज़ादी के दीवानों को फांसी चढ़वाने वालों, तुमने अंग्रेजों के लिए मारा था गांधी को। अंग्रेजों को गांधी ने भगाया था, उसका बदला लेने के लिए तुमने गांधी को मार दिया। और आज मारने वाले को देशभक्त कह रहे हो, गांधी को मारने वाले को। हिंदुस्तान अगर आज पहचाना जाता है तो गांधी के नाम से दुनिया में पहचाना जाता है। 100 से कहीं ज्यादा देशों में गांधी की मूर्तियां लगी हैं, उनके नाम पर कोई न कोई स्कूल, कॉलेज, संस्था है। संयुक्त राष्ट्र संघ की मेन सभा में गांधी की मूर्ति लगी, उनके नाम पर 2 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र संघ मनाता है। क्या क्या कहा गांधी के बारे में लोगों ने। अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक ने कहा कि आने वाली पीढ़ियां भरोसा नहीं कर पाएंगी कि कभी इस पृथ्वी पर ऐसा हाड़ मांस का पुतला भी चला था। यह कहा गया इस युग में 2 आश्चर्य हुए हैं, एक अणु बम, एक गांधी। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा कि महात्मा ही देश के नायक हैं, और उन्होंने जो देश के लिए किया उसका ऋण देश कभी नहीं उतार पाएगा। 30 साल जेल में रहने के बाद नेल्सन मंडेला जब बाहर निकले, उनसे पूछा गया कि आपकी पहली इच्छा क्या है। उन्होंने कहा मैं पहले उस देश में जाना चाहता हूं जहां गांधी थे, क्योंकि वही मेरी प्रेरणा है।
उस गांधी को तुम मारना चाहते हो, शरीर से मार दिया, विचार नहीं मार पाओगे। और गांधी ही हम लोगों का हथियार है, गांधी के विचार ही हम लोगों का हथियार है। तुम्हारे पास मौत के हथियार हैं। कोई गाय के लाके लेके जा रहा हो, चाहे हिंदू क्यों ना हो, घेर के मार दोगे। मारा है तुमने, हिंदुओं को भी मारा है। और हमारे हथियार गांधी हैं। हम गांधी को हथियार बना के लड़ेंगे। मेरी अपील है पूरे देश के सारे राजनीतिक कार्यकर्ताओं से, देश के नेताओं से, कि अगर सचमुच देश में बेईमानी हुई है, क्योंकि जनता ने वोट नहीं दिया है, जो एग्जिट पोल दिखा रहा है, जनता का वोट ऐसा नहीं पड़ा है, बिल्कुल नहीं पड़ा है। और अगर ये रिजल्ट निकलता है तो सारे सांसदों को मास इस्तीफा दे देना चाहिए जाकर के, और देश में फिर आज़ादी की नई लड़ाई 1975 की छिड़ जानी चाहिए। 31% वोट केवल पड़ा था पिछली बार, जब पूरी हवा थी बीजेपी की। 69% लोग उसके खिलाफ थे। हिंदुओं में भी उतने ही लोग उसके खिलाफ थे। मुसलमान तो था ही, लेकिन हिंदू भी करीब करीब 10-5% छोड़ दीजिए, बाकी सब इसके खिलाफ थे। इस बार भी यही होगा, और कम होगा वोट, और 1-8% बढ़ा करके अगर जबरदस्ती जीत हासिल की है तो भी 65% से ऊपर ज़्यादा लोग आपके खिलाफ हैं, देश के नागरिक। और वो 65% लोग अगर सड़क पर उतर गए, उन 65% लोगों के प्रतिनिधियों ने अगर इस्तीफा दे दिया, कोई हक नहीं बनता कि यह संसद चले, कोई हक नहीं बनता कि यह सरकार चले। और ऐसा करना पड़ेगा। मैं बहुत दुखी हूं, एक चिंतनशील व्यक्ति हूं, राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी हूं, और शायद गांधीवादी हूं। इसीलिए जिस दिन मोदी जी आप भारी बहुमत से जीत चुके थे, उस दिन रात को 10 से 11 की IBN 7 के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि देश एक बहुत असफल और अयोग्य प्रधानमंत्री देखने जा रहा है। ही विल बी मोस्ट फेल्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। जब सारा देश आपका गुणगान कर रहा था, तब मेरे अंदर यह हिम्मत आई थी, क्योंकि राजनारायण का पुत्र हूं, उनका बेटा हूं, उनका कार्यकर्ता हूं, उनसे शिक्षा लेकर राजनीति में आया हूं। इसलिए हिम्मत थी। मैंने उसी दिन कह दिया था कि आप सबसे असफल और अयोग्य प्रधानमंत्री साबित होंगे, और दोबारा आ गए। ये देश डुबा दोगे, लोकतंत्र डुबा दोगे, इतिहास माफ नहीं करेगा हम लोगों को। आजादी खा जाओगे, संविधान खा जाओगे, और ये इस देश की गौरवशाली जनता को मंजूर नहीं। बहुत बड़ा देश है ये, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। एक बार फिर लड़ाई लड़नी पड़ेगी सड़क पर उतर करके। बहुत दुखी मन से मैं बोल रहा हूं। और अगर लोगों को लगता हो कि मैंने ठीक बोला है, ये बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो बड़े पैमाने पर इसको शेयर करिए। और जो ऐसे साथी हों जो बड़े नेताओं तक बात पहुंचा सकते हो, मैं छोटा आदमी हूं, बड़ा साधारण आदमी हूं मैं, तो कृपया मेरी बातें अपने बड़े नेताओं तक पहुंचाइए कि अगर 23 तारीख को यह परिणाम निकला, तो सदन जिस दिन पहले दिन बैठे, उसी दिन सारे सांसद अपना इस्तीफा लेके चले जाएं। शपथ के साथ इस्तीफा, या उसके पहले ही राष्ट्रपति भवन में इस्तीफा। या हम इस चुनाव को नहीं मानते, इस चुनाव आयोग को नहीं मानते, और इस नितांत भ्रष्ट बेकाऊ मीडिया को भी नहीं मानते, जो मोदी की और अंबानी के गुलाम है। इसको भी नहीं मानते। ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी हमें। हमें नफरत नहीं थी अंग्रेजों की कौमे सूरत से, हमें नफरत थी तो उनके अंदाजे हुकूमत से। अगर अपनों की हुकूमत अपनी खातिर हो नहीं सकती, लोकतंत्र, आज़ादी, संविधान की रक्षा नहीं कर सकती, हमारे भविष्य की रक्षा नहीं कर सकती, हमारे विकास की रक्षा नहीं कर सकती, हमको दुनिया की दौड़ में जो कांग्रेस छोड़ गई थी इतने आगे बढ़ा करके, उसमें आगे नहीं बढ़ा सकती। अगर अपनों की हुकूमत अपनी खातिर हो नहीं सकती, तो अपनों की भी सूरत से मोहब्बत हो नहीं सकती। जय हिंद।